हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो भाई? अरे ठीक ठाक हो, मस्त हो, जानदार हो, ज़बरदस्त हो, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? तो मैं आप सभी लोगों का अपने इस दमदार बेस्ट ट्रिक वाली क्लास में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। क्योंकि जो ये क्लास है ना, वास्तव में बहुत ही दमदार और आप लोगों के लिए कामयाब टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होते हैं उन सब चीज़ों पर जो कैसे कंट्रोल करना है, उन सब चीज़ों को तौर तरीके हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। कम टाइम में कैसे इसको हैंडल करेंगे, उन चीज़ों को सीखते हैं। देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो है एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% का लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे क्रय मूल्य से 25% कम पर खरीदा होता तो मूल विक्रय मूल्य से 294 रुपया कम पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ अर्जित होता। ध्यान से देखते हैं उसको क्या कर रहा है। एक वस्तु पहले क्या कर रहा है कि उन्होंने एक वस्तु खरीदा और उसे 15% का लाभ पर बेचा। ध्यान से देखते हैं, मतलब वो वस्तु जो है मान के चलते वो 100 रुपया में खरीदा है, मतलब यहाँ पर सीपी हो गया। ये क्या है? इसका जो सीपी है, और उसको कितना 15% का लाभ पर बेचा, मतलब 100 का माल जो कितना में बेचा, 15 रुपये लाभ लेकर तो 115 रुपये में बेचा। यदि उसने क्रय मूल्य से 75% पर कम, यही तो क्रय मूल्य है, इससे 25% कम पर खरीदा होता। कह रहा है कि 25% पर कम, तो जब 100 का 25% कम करेंगे तो कितना होगा भैया? 75 रुपया होगा। 75 रुपया होगा कि नहीं होगा? तो और मूल 25% कम पर खरीदा होता और मूल विक्रय मूल्य से 294 पर कम बेचा होता है तो उसे 30% का लाभ होता। मतलब इससे जो कह रहा है कि 294 रुपया कम पर बेचा होता, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 30% का, अब यहाँ पर जो 30% लाभ होगा तो भैया इस पर नहीं होगा ना, ये 30% लाभ जो इस पर होगा। तो 75 का हम लोग 30% निकालते हैं, कितना होगा? देखो सिंपल सा बात है, हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं। और देखो 75 का हम लोग 30% निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिखे या ऐसे कट्टम किट करें तो भैया थोड़ा सा समय लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 75 है तो सिंपल सी बात है, इसका 10% निकालते हैं तो यही तो होता है 10%। इसका 3 गुना नहीं कर पाएंगे तो 7 तरीके 21 22.5 होगा। मतलब 75 में अगर हम 22.5 जोड़ते हैं, यही तो होगा। 75 में 3 जोड़ेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 75 तो ये कितना होगा? 22.5, मतलब 225 होगा। अब इसमें हम लोग क्या 22 जोड़ नहीं पाएंगे। 75 में 22 जोड़ेंगे तो 70 20 90 7 97 रुपया 50 पैसा, मतलब इतना रुपया, मतलब यह 115 था और 197.5, मतलब यह 30% का जब यहाँ पर लाभ लेता है तो यह जो दाम इसका इतना हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस कितना है। जब यहाँ पर डिफरेंस से देखते हैं तो 15 2 17 17.5, लेकिन यह कह रहा है कि नहीं भैया ये तो 17.5 कम हो, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 294 रुपया कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 294 रुपया। मतलब यदि सारे के सारे अगर हम लोग परसेंटेज अगर इसको लगा देते हैं तो मतलब 17.5% की वैल्यू हमारी 294 रुपया है। तो हमारा जो है क्या पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं 294 बटे 17.5 गुणे 100, यही तो पूछ रहा है। अब इसको हम लोग कर देते हैं, काम खत्म। अब कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखो भाई पॉइंट है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं और 25 7 175, अब 25 चौको 100 0 हो जाएगा। और ये देखते हैं तो 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, अर्थात 42 चौको 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1680 रुपया होगा। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम करेंगे। यहाँ पर 75 का जब 30% निकाल करके हम जब वो हम लोग करेंगे तो इसका सिंपल सा यहीं पर देख लेते हैं। 75 का 10% तो 10%, तो मतलब ये एक पॉइंट लगा देते हैं तो 7.5 का 3 गुना करके यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ कर हम लोग 30% निकाल सकते हैं। वरना उधर करेंगे तो टाइम लगेगा। एग्जाम हाल में ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करना, बस हमको इतना ही डायरेक्ट गेम खेलना। और देख लो 17.5% यहाँ पर कम है, इस 17.5% की वैल्यू 294 है, तो बस हमको 100% की वैल्यू निकाल देना। बातें समझ आई? इस तरीके से हम लोग एग्जाम टाइम में करेंगे, वरना बहुत टाइम ले लेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। ध्यान से देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। ये जो हमारा सीपी है, ये क्या है? सीपी है। और यह जो है एमपी है। कह रहा है कि 50% अधिक है, तो 50% जब अधिक है तो 150% होगा कि नहीं होगा? राइट, यह 100% है और यह 150
150%। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर D% की छूट दी जाती है। यदि D% की छूट दी जाती है, D% की यदि छूट दी जाती है तो जो भी यहाँ पर आएगा वह जो D% का लाभ भी उसको होता है। D% छूट देने के बाद भी उसको D% का लाभ होता है। तो पूछ रहा है D की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं। यदि ऑप्शन से उठाते हैं तो ऑप्शन आपके सामने दिया है 20 दिया है, 25 दिया है, 15 दिया है और 18 दिया। ऑप्शन से उठाते हैं। अच्छा देखो, यदि हम लोग 150 का यदि हम लोग 20% निकालेंगे तो 15 दूना 30% होगा। 150 का 20% निकालेंगे कितना होगा? 30%। मतलब 150 में से जब 30 घटेगा तो 120 आएगा। और यहाँ पर देखते हैं कि 100 का माल 120 में हो गया, अर्थात 20% हमने माइनस भी किया और 20% का फायदा भी हुआ। तो मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही होगा। राइट, मतलब जितना हमारा क्या कर रहा है कि जितना डिस्काउंट दिया उतना ही लाभ हुआ। अब देखो क्या करते हैं, कुछ बच्चे अगर 150 का 20% निकालना रहे तो थोड़ा सा हम लोग आपको 60 ट्रिक से जानना चाहिए। चूँकि देखो 20% की वैल्यू है, हम लोगों को फ्रैक्शन टर्म में देखते हैं तो 1/5 होता है। मतलब 1/5 का मतलब कह क्या रहा है कि 5 हिस्सा उसको, मतलब 5 बंटवारा करना है। 5 बंटवारे में से जो एक हिस्सा होगा वही तो हमारा जो 20% होगा। अब देखो 150 है, 150 में सिंपल सा बात है, 0 अगर हटा देते हैं कुछ समय के लिए तो 15 होगा। अब 15 में 5 लोगों का जब बंटवारा करोगे तो 3-3 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? तो बस 0 हमने हटाया था तो बस वही हटा दिया। तो 150 का जब 20% निकालेंगे तो मतलब 5 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो 150 का 20% कितना होगा? 30% होगा कि नहीं होगा? 150 का 20% कितना होगा? 30 होगा ना। ऐसे हम लोग समझते हैं कि मतलब अगर 20% निकालना है तो समझ लो उसका 5 बंटवारा करो, अब 5 में से एक बंटवारा, वही हमारा 20% की वैल्यू हो गई। जितना भी, जैसे मान के चलो कि हमारा 450 है और 450 का कह रहा है कि 20%। अब सिंपल सा बात है, 450 का है तो इसको हम लोगों को 5 भागों में बांटना है। तो जब 5 भागों में बांटेंगे तो 90 रुपया आएगा। तो एक भाग ही तो हमारा 20% है। तो इसको हम लोग कट पीट करने का जरूरत है, थोड़ा सा मतलब दिमाग से सोचो। 20% मतलब 1/5 और 5 भाग करेंगे, 5 में से एक भाग ही हमारा 20% होता है। तो कहीं पर भी 20% 25%, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने गांव वाले लैंग्वेज में जाओ। क्या 5 भाग में से एक भाग, 4 भाग में से एक भाग जो 25% होता है, इस तरीके से अगर करेंगे तभी काम जल्दी होगा। राइट, तो ऑप्शन से देखते हम लोग तुरंत मार सकते हैं, वरना हो गया काम। नेक्स्ट आपके सामने है, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है। ध्यान से देखते हैं, ब्लू कलर है ना, 2/5 भाग ब्लू कलर से है। और कह रहा है कि शेष बर्तन का 1/3 भाग, मतलब शेष बर्तन का 1/3 भाग काला से, मतलब ब्लैक से 1/3 भाग भरा है। ओके, और कह रहा शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से, पीले से 5/6 भाग और कुछ और बचा होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आखिर कितना टोटल है और कितना बच रहा है। तो जो बचा है वह 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव से भरा है। तो बर्तन की कुल धारता पूछ रहा है। नीचे वाला जितना जो डिनोमिनेटर टर्म होता है उसी का हम लोग टोटल मान के चलते हैं एलसीएम, और वही हमारा टोटल होता है। देखो क्या करते हैं, 6×5 = 30, मतलब टोटल जो हम लोगों को वो हमारा कंटेनर में भरा हुआ है तो वह जो है 30 है। 6×5 = 30, टोटल 30 हो गया। अब 30 का हम लोग 2/5 निकालेंगे। अब फिर से देखो यहाँ पर तरीका निकाल दो, 30 का 2/5 करना। तुम क्या करोगे, कट पीट करोगे? नहीं, कट पीट बिल्कुल एकदम भूल जाओ। 30 का हम लोग क्या करेंगे, 5 टुकड़ा में काटेंगे। तो 5 टुकड़ा में काटेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा? 30 को अगर हम जैसे 2/5 करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे 30 को 2/5 करेंगे। इतना खराब है तो भैया भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, 30 को हम लोग क्या करेंगे, 5 टुकड़ा में काटेंगे तो एक का 6 टुकड़ा आएगा। हमको 6 टुकड़ा में से क्या करें कि 2 टुकड़ा लेना है। तो जब 2 टुकड़ा लेना है तो कितना होगा, 12 होगा। राइट, 12 होगा। अच्छा, अब देखो 30 में से जब 12 हो गया तो 18 बचा है इधर। अब 18 का 3, अब देखो 1/3, मतलब 1/3 जब करेंगे तो 3 टुकड़ा करेंगे। तो 3 बार करेंगे तो एक का कितना आएगा, 6 हिस्सा आएगा। अब 6 जब निकल गया तो अब कितना बचा, 12 बचा है। 12 का 5/6, मतलब पहले 6 भाग बांटेंगे और 6 में से 5 भाग इसका रहेगा। तो 12 का जब 6 भाग बांटे तो 2 का आएगा। तो 5 भाग है तो 2 बचे 10 भाग होगा। और अब कितना बचा, 12 6 18, 18 10 28 और 2 बचा है। ठीक, अब देखो यह हमारा ब्लू है, यह हमारा ब्लैक है और यह हमारा येलो है, और यह बाकी जो शेष है वो हमारा वाइट से भरा है।
कह रहा है कि जो बाकी जो शेष बचा है सफ़ेद वाला, इसका वैल्यू जो है 4.2 लीटर। ध्यान से देखते हैं, इसका वैल्यू कितना है 4.2 लीटर। मतलब 2 की वैल्यू यदि हमारे 4.2 लीटर है तो बर्तन की कुल धारिता पूछ रहा है, बर्तन की कुल धारिता पूछ रहा है। यहाँ से देखते हैं तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2.1। तो जब 1 की वैल्यू 2.1 है तो यहाँ पर उसी से हम लोग 2.1 से गुणा कर देते, 21 या 63 लीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह जो मतलब बंटवारा करना है 1/2, 2/5, 20%, 30%, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इतना बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, चाहे पॉइंट वाला है चाहे कुछ भी हो, उतना कंसेप्ट हमको बेसिक होना चाहिए कि हाँ ऐसे तुरंत करने, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वरना लिखोगे तो भाई काम हो गया। इतना आसान सब चीज़ें बिल्कुल हम लोगों की ज़ुबान पर होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कंपनी की 3 शाखाएँ हैं। शाखा ए में 40 कर्मचारी है, शाखा ए में 40 कर्मचारी हैं। एम्प्लॉय लिख देते हैं यहाँ पर, 40 एम्प्लॉय हैं और उनकी औसत मासिक बिक्री जो 1,20,000 है, 1,20,000 है। और बी में भी कितना कर्मचारी है, बी में 30 कर्मचारी हैं। इनका जो औसत मासिक वेतन जो 1,80,000 है। और सी में जो है 30 कर्मचारी हैं, इनका मासिक वेतन 1,50,000 है। राइट। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो के टर्म में ले लेते हैं। जब रेशियो के टर्म में लेते हैं तो इनकी सारी इन लोगों के जीरो ख़त्म कर देते हैं, सारा जीरो मतलब ख़त्म कर देते हैं। रेशियो के टर्म में ले तो 12, 18, 15 का। इसका देखते हैं तो 4, 3, 3, यही काम करते हैं। अच्छा हम लोग को क्या करना है, औसत मासिक पूछ रहा है तो 12 चौको 48, 18 तिहाई 54 और 15 तिया 45, टोटल जोड़ते हैं तो 50, 40, 90 और 90, 40, 130 और 8, 4, 12, 5, 17 मतलब 147। 147 जो ऊपर टोटल रहते हैं कितने टर्म में, उससे हम लोग भाग देते हैं तो 4, 3, 7, 3, 10 मतलब इससे हम लोग 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 14.7। मतलब जो जितना हम लोग जीरो काटे हैं उतना जीरो यदि हम लोग बढ़ा देते हैं तो हमारी इतनी वैल्यू आ जाती है। राइट। तो 147 जिसके टर्म में रहेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। राइट। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। खैर यह बहुत बेसिक है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। ओके राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश की जाती है कि ब्याज दर संख्यात्मक रूप से वर्षों के बराबर है। मतलब जो ब्याज दर है, ब्याज दर मतलब रेट और टाइम दोनों हमारा क्या इक्वल है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स है भैया, यक्स है ना। अच्छा यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/25 है, तो ये 4/25 मतलब यह सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारा प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है। अब देखो हम लोगों को क्या करना है कि यक्स की वैल्यू बस पता करना है, चाहे ब्याज दर पूछ रहा है चाहे टाइम पूछ रहा है, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही। हम लोगों को क्या होता है कि साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन हमारा देखो ब्याज हमारा 4 है, मूलधन हमारा 25 है और दर भी हमने वही माना और टाइम भी हमारा वही माना, बस हम लोग को क्या कर दिया 100 कर दिया। तो 25 चौको 100 और 4 चौको 100 है, तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 आएगा रूट में, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। बातें समझे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बीट कर सकते और कम टाइम में कर सकते, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, खटाक से ऐसे दिमाग लगाना चाहिए। ओके नेक्स्ट जो है ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार ज़बरदस्त है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते, छोड़ करके चले जाते ऐसे क्वेश्चनों के एग्जाम में। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है, जूही और ममता के पास एक निश्चित धनराशि है, जूही और ममता दोनों के पास एक निश्चित धनराशि है। यदि जूही ममता को 30 रुपये दे देती है तो जूही के पास ममता से दोगुनी धनराशि हो जाती है। और यदि ममता जूही को 10 रुपये दे देती है तो जूही के पास ममता से 4 गुनी धनराशि हो जाती है। तो प्रारंभ में जूही और ममता के पास मिलाकर के कुल कितने रुपए होंगे। अलग अलग भी पूछ सकता है और एक में भी पूछ सकता है, तो दोनों को मिला करके पूछा है तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या होगा कि देखो जूही और ममता हैं, ये जैसे जूही और यम से ममता। ठीक है। अच्छा कह रहा है पहले में कि यदि जूही ममता को 30 रुपये दे देती, मतलब जूही अपना हिस्सा 30 रुपया निकाली और ममता को 30 रुपया दे दी, तब जाके जूही और ममता का अनुपात कितना हो जाता है 2/1 हो गया। राइट, दूना है। फिर से अगला में कह रहा है कि लेकिन यदि ममता जूही को 10 रुपये दे देती, अगला में कह रहा है कि जूही और ममता जो है
यह जो अपना 10 रुपया निकाल करके इसको 10 रुपया दे देती है, तो यह जो 4 गुना हो जाती है, जूही क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो जूही के पास ममता से 4 गुना धनराशि होगी। तो प्रारंभ में जूही और ममता के पास मिला करके कुल कितनी राशि होंगी। अच्छा, यहाँ पर यदि देखते हैं हम लोग टोटल धन, यदि यहाँ पर देखते हैं तो भैया जूही और देखो, क्योंकि धन तो फिक्स है, जूही और ममता के पास यहाँ पर 3 यूनिट है, और यहाँ पर देखते हैं तो जूही और ममता के मिलाकर के 5 यूनिट है भैया दोनों के, लेकिन धन तो दोनों के पास बराबर ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो 3 पच्चे 15 और यहाँ पर 3 5 15, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा यदि 15 का मल्टीपल हो तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों का धन तो भाई वही है, मतलब जो भी धर्म होगा 15 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं तो 15 दूना 300, ये कट गया, मतलब ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखते हैं तो 290 कटेगा नहीं। तीसरा देखते हैं 320, ये भी नहीं कटेगा 15 से। 310 देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा, मतलब 15 का मल्टीपल केवल पहला ही ऑप्शन वही सही है, राइट। लेकिन हम लोगों को अलग अलग निकालना रहे तब हम लोग क्या करेंगे, अगर अलग अलग निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, इन इक्वेशनों को हम लोग करेंगे सॉल्व। अब देखो, जब इस इक्वेशन को हम लोग करेंगे सॉल्व तो यहाँ से निकलेगा जूही का 30 रुपये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो J - 30, और जब इधर से होगा तो 2m प्लस का 60, यहाँ से देखो जूही माइनस 2m, हाँ, और यहाँ पर 60 है तो इस क्या हो जाएगा 90, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो J + 10 = और इधर देखो 4m माइनस का 40, अब J - 4m = इधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको जब ऊपर नीचे रखेंगे, ध्यान से देखते हैं, J - 4m = माइनस का 50, तो जब ऊपर नीचे रखेंगे तो इसको करते हैं माइनस का, ये होता है प्लस, और यहाँ पर देखते हैं 2m, और 2m = कितना हो जाएगा 9 5 14, मतलब यहाँ से m मतलब 114 मतलब 70 आ जाएगा, राइट। जब एक की वैल्यू हम लोगों को 70 पता चल गई तो दूसरे की वैल्यू हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसी में भी हम लोग वैल्यू रख दें। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो 70, और यहाँ से m की वैल्यू जो है 230 आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन बस मल्टीपल में जब पूछा तो हम लोग यहीं पर इक्वल करके धन को, और यहीं से हम लोग तो ट्रिक करके आगे कर चल सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग दे दिया है तो भैया हमको इस तरीके से करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन बनेंगे और उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या आपको हाइड एंड सीक वाला भी अगर प्रोसेस अगर समझ आता है तो उस तरीके से भी जा सकते हैं, ताकि, लेकिन हाइड एंड सीक में अगर नहीं बैठा तो बहुत लंबा समय ले लेता है, राइट। इसलिए हम लोगों को इस मेथड से जाना जरूरी है, ओके। जितना फास्ट कैलकुलेशन आप करेगा उतना जल्दी आप लोग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो आपके सामने है, देखो, एक ठेकेदार जो है 74 दिन में किसी कार्य को पूरा करने के लिए सहमत हो गया। कोई ठेकेदार 74 दिनों में काम करने के लिए सहमत हो गया। उसने काम करने के लिए 21 लोगों को नियुक्त किया। 74 दिनों में 21 लोगों को नियुक्त किया, लेकिन केवल 1/4 काम 32 दिनों में पूरा हुआ। शेष काम को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करना होगा। ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया 74 दिनों में नियुक्त किया 21 लोगों को, 21 लोग जो है 32 दिन काम किए। 21 लोग जो है, इसको हम लिख देते हैं 21 आदमी। 21 आदमी जो है कितना दिन काम किए, 32 दिन काम किए। तो केवल यह 1/4, केवल यह कितना काम किए, 1/4, मतलब 4 में से 1 काम। तो कितना काम किए, 1 काम। तो कह रहा है कि उसको शेष मतलब समय पर ही काम करने के लिए आखिर जो कितने और आदमियों की जरूरत होगी। तो भाई हमारा 74 दिनों में था तो 32 दिन तो लग गए, या 32 दिन लग गए तो कितना दिन और बचा था, 74 दिन था। तो 74 में से जब घटाएंगे तो 7 3 4 42 दिन और चाहिए। तो कितने आदमी लगेंगे, मान के चलते हैं कि x आदमी लगते हैं, और कितने दिन में ख़त्म करना है 74। कितना काम बचा, तो कि 4 में से 1 काम किया है तो 3 काम अभी बचा है ना। ऐसे हम लोग काम करते हैं। अच्छा देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर 42 दिन होगा ना, 42 दिन बचा है। 3 से कट करते हैं तो 3 करने 3 3 चौको 12, और यहाँ पर देखते हैं तो 7 तरीके 21 और 7 दूनी 14, और 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 16, मतलब यहाँ पर 48 आदमी लगेंगे टोटल। लेकिन उन्होंने कितना आदमी लगाया था, 21 आदमी। तो जब 21 आदमी लगाया था तो 27 आदमी हमको और लगाने पड़ेंगे।
राइट। यहाँ से टोटल मतलब 42 दिन में ख़त्म करने के लिए क्या होगा कि 48 आदमी को लगाना पड़ेगा, लेकिन 21 आदमी तो ऑलरेडी उसके पास है, तो कह रहा है कि 27 आदमी और लगाएंगे तो हमारा काम जो समय पर समाप्त हो जाएगा, वरना बहुत लंबा समय में ख़त्म होगा। राइट। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, एक किस्त वाला सवाल है। चूंकि किस्त वाला कभी कभी आ जाता है तो दिमाग जो घुमा देता है। चक्रवृद्धि देखा रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया 2100 रुपये का ऋण जो 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखो किस्त वाले सवाल जो है ये बहुत सिंपल सा। देखो कह रहा है कि 10% है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यही होता है, मतलब यह 10 का 11 पहले साल और दूसरा जो है 10 का मतलब 100 और 121, यही होता है। और यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि हर साल जो किस्त इक्वल होता है। और यहाँ पर भी 11 से। अच्छा देखो जब दोनों साइड का करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 210 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 242। यह प्रत्येक किस्त का मूल्य होता है, क्योंकि हर साल का किस्त इक्वल होता है। अब कह रहा है कि 2100 रुपया का, यह जो 2100 रुपया है कितना गुना है, 10 गुना है। एक किस्त का दाम पूछ रहा है तो इसी में हम लोग 10 का गुणा कर देंगे तो 1210 रुपये होगा। चूंकि यह एक किस्त का दाम होता है, हर किस्त का दाम कितना है 121 पैसे, मतलब 10 का 100 का है तो 21 है, तो मतलब हर किस्त का दाम 21 है। अच्छा यहाँ पर 10 गुना है 210 का, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा 10 गुना होगा तो 1210 का 1210 होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार 2 प्रकार के पेन ए और बी बेचता है। किसी दिन बेचे गए पेनों की कुल संख्या 120 है। कुल पेन जो कितना बेचता है वह, कुल पेन यदि देखा जाए तो वह 120 पेन बेचता है। कितना पेन बेचता है, 120 पेन बेचता है। ए की कीमत जो है 12 रुपये प्रति पेन है, ए की, और बी है यह जो 12 रुपये प्रति पेन है और यह 8 रुपये है। तो टोटल जब वह बेचता है 12 रुपये के हिसाब से कुछ पेन है ए वाला और 8 रुपये के हिसाब से कुछ पेन है बी वाला, तो टोटल जब वह बेचता है तो 1120 रुपये में। लेकिन कुल पेनों की संख्या मिलाकर के कितना है, 120 है। कुल पेनों की संख्या कितनी है, 120 है। अच्छा यदि मान के चलते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो उसने ए वाला का पूछ रहा आखिर कितने पेन थे। यदि हम लोग मानते हैं कि सारा पेन वह 8 रुपये के हिसाब से बेचा, जो ए वाला पेन है उसको भी 8 रुपये के हिसाब से बेचा और यह भी जो 8 रुपये के हिसाब से बेचा, मतलब यदि यह भी 8 ही रुपये के हिसाब से बेचा और यह भी बी वाला भी 8 ही रुपये के हिसाब से बेचा, तो जब टोटल भाई पूरा पेन 8 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो 12/4 में 960 रुपया होगा ना, 960 रुपया। और जब 960 रुपये का, अब देखो यह तो हमारा इक्वल है, अब यह एक इक्वेशन बन जाता है। तो यह जो 4 रुपया कम में बेचा, आखिर कितना भाई कम यहाँ पर हुआ, तो कह रहा है कि यहाँ पर देखेंगे तो 40, 120 और 160, मतलब जो है यह 4 पेन जो अगर बी वाला है, 4 पेन जो है यदि सारी ए वाला है तो 4 पेन का वैल्यू कितना 160। तो यहाँ पर ए वाला का एक पेन का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपया। ए वाला का एक पेन का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो यही पूछ रहा था ना, उसने ए प्रकार के कितने पेन बेचे, तो ए वाला कितने पेन बेचे हैं 40 पेन। बातें समझे। तो ए वाला पेनों की संख्या हम लोगों को ऐसे फाड़, यदि बी वाला पूछता तो हम लोग बस 120 में से 40 घटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। राइट, बातें समझे। इस तरीके से हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे, वरना आप लगाते रह जाओ और घूमते रह जाओगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यह जो है बहुत ये भी है, शानदार क्वेश्चन है, बच्चों को घुमा सकता है। इसको हम लोग जो है वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखो दिया है क्या, x स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स है, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो हम लोगों को सामने जो वैल्यू पूछ रहा है 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1/y प्लस 1 और 1/z प्लस 1, यही वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो दिया है x स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा हम लोग पहले कोई ऐसा वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें कि जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाए, और जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर गया यही हम लोग क्या करेंगे रखें। सबके बीच में प्लस है ना, सबके बीच में प्लस है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। राइट। तो हम लोग यदि यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू z की वैल्यू यदि हम लोग 1 मानते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू यदि हम लोग 1 मानते हैं, तो क्या यहाँ पर 1 रखेंगे, लेकिन 1 1 2 आ जाएगा, मतलब 1 पर तो सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। 1 1 की जगह हम लोग क्या करते हैं 2 रखते हैं,
तो x के जगह पर 2 रखेंगे, y के जगह पर 2, z के, तो x इक्वल टू जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 2 4, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसको देखते हैं, हाँ ये भी 4 होगा, 2 2 4 हो जाएगा, मतलब x और y और z के जगह हम लोग यदि 2 रखते हैं तो वह वैल्यू क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अब देखो जब यहाँ पर रखेंगे तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 1/3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बातें समझ आई? बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन हाँ वैल्यू पुटिंग, इसको हमको पुट करके सेटिस्फाई कराना जरूरी होता है, तभी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी होती है। देखो लंबाई है, चौड़ाई है और जो ऊंचाई है, तो लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% की कमी होती है। 10% की कमी होती है मतलब 10 का माल 9 में गया, और 20% मतलब 5 का चीज 4 में गया, और उसकी ऊंचाई में 35% की वृद्धि हुई तो 20 का माल 27 में। अब ये सब चीज़ें कैसे हो, देखो हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, चूँकि घाटा हुआ है तो 10 का माल 9 में। अच्छा देखते हैं 20%, 20% मतलब 1/5 होती है, और हमारा कितना दिया है 35%। तो 35% क्या है कि 5 7 35 और 7/20 यही होता है, चूँकि यह प्लस में बाकी दोनों माइनस में। लेकिन एक चीज़ हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी देखो 10% की कमी आ जाए, चाहे डिस्काउंट आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, तो 10% की कमी हुआ है, फिर से हमारा कितना परसेंट की कमी हुआ है, 20% की कमी हुआ है, और जो फाइनली जो है 35% की वृद्धि हुई है। यदि 10% का हमारे जहाँ पर भी डिस्काउंट आ गया या कमी आ गया, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर सॉल्व करना, मैं सॉल्व ही नहीं करूँगा, बस मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो डिस्काउंट में भी मैंने बताया है कि जब भी अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो समझ लो उसका डिजिटल सम 1 आएगा। और यहाँ पर देखो जो भी हो कमी ही होगा, कमी होगा। 20 10 30 जब निकालेंगे तो देखो इसको कमी आएगा। जब कमी होगा तो क्या होगा, कितना परसेंट का कमी होगा यही तो नहीं पता है। अब जब कितना कमी होगा, हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिजिटल सम जैसे 10 है तो उसका डिजिटल सम हम लोग देखेंगे 1 है। कितने में, कौन से वाले कमी में डिजिटल सम 1 आ रहा है। पहला देखते हैं आयतन में 2.8% की कमी, पहले में 8 2 10 जोड़ते हैं तो हाँ पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा यदि जोड़ते हैं वृद्धि कर है, वृद्धि तो भैया हो ही नहीं सकता। तीसरे में कमी 10 5 5 1 6 नहीं हो सकता, यूनिट डिजिट आ ही नहीं रहा है। तीसरे में वृद्धि करत नहीं, अब मतलब कमी वाला ही होगा। लेकिन अब देखो ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 आ रहा, लेकिन हम लोग इसका क्या और तरीका भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ सिंपल सा है भाई, ऐसे तरीका यदि हम लोग करते हैं तो 20 10 30 -2 यहाँ पर इसका निकालेंगे तो 28% आएगा। और इसके साथ में जब हम लोग करेंगे तो फिर से इन दोनों के साथ में तो 35, और 35 में से 28 जब जाएगा तो 7 आएगा। 7 चूँकि प्लस में फिर से, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 100 से होता है भाग, यही होता है ना। अब देखो 28 × 5 140 और 28 तियाँ 84 और 84 4 88 और 88 10 98, राइट, मतलब 9.8, मतलब 7 पॉइंट जब 9.8 करेंगे तो -2.8, मतलब माइनस का मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बातें समझिए। देखो इसका डिजिटल सम कितना 8 2 10, तो जहाँ पर भी भैया 10% के डिस्काउंट आ गया, 10% की कमी आ गया, तो समझ लो जो भी वैल्यू आएगी उसका डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। याद रख लो, एकदम मन में बैठा लो, चाहे इसके आगे कितना भी परसेंट दे दिया भैया, उसका डिजिटल सम 1 ही आने वाला है। ओके, बातें समझे। लेकिन हाँ ये फिक्स करना होता है कि यहाँ कमी वाले में होगा कि वृद्धि वाले। अगर मान के चलो यहाँ पर दे देता 2.8% की कमी दिया है और फिर से एक 2.8% की वृद्धि दे दे, तब तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिजिटल सम भैया 1 आएगा। तो वहाँ पर हम लोगों को गेस करना होगा और इतना अनुभव होगा कि यहाँ क्या हो सकता है, कि यहाँ बढ़ेगा कि घटेगा, राइट। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा मतलब हिंट तो होना चाहिए कि हाँ क्या हो सकता है। वो कैसे आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से, राइट। या आप ऐसे आप लगा सकते हैं तो सिंपल सा पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कास स्क्वायर थीटा और प्लस कास पर पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर देखो आपके सामने लिखा है साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पूछ रहा है कास स्क्वायर थीटा प्लस कास 4 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ पर से देखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर कर दिए
तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। चूंकि कास स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग सेम का सेम ऐसे उतारते हैं, कास स्क्वायर थीटा, और देखो कास स्क्वायर थीटा को साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर कास 4 थीटा, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बस इसका वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो तो बेसिक फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और उसके बाह्य, आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। ठीक है, अब देखो जो कोई इंटीरियर है और हम लोग एक्सटीरियर करते हैं, राइट, सॉरी इंटीरियर से आई से और एक्सटीरियर को ई से। ओके, कह रहा है कि समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 4 गुना है। आंतरिक कोण जो उसके बाह्य कोण का 4 गुना है, यही कह रहा है ना। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि कोई भी बहुभुज हम लोग बनाते हैं तो इंटीरियर और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब अंदर और बाह्य का जो अंदर का कोण होता है, दोनों का कितना होता है, 180 होता है। 180 होता है कि नहीं होता है। अच्छा देखो 4, एक यह कह रहा है कि 180 होता है, लेकिन यदि इन दोनों को देखते हैं तो टोटल तो 5 है, और इस 5 की वैल्यू भैया कितना है, 180 है। तो एक ही की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी कि नहीं होगी। अब देखो कह रहा है कि 36 चौको मतलब पता चल गया 144 है, इसकी वैल्यू जो है 36 है, मतलब बाहर वाला। पूछ रहा है कि कितने भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, उसी से तो हम लोग भाग दे देते हैं। 360 में भैया तुम 36 से 9 भाग देगा तो महामू रखो, तो 360 में 36 से भाग देंगे तो 10 भुजा। ऐसे हम लोग करते हैं। तो क्या क्या हम लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखना जरूरी होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 होता है। और हम लोगों को जब नंबर ऑफ साइड से पता करना रहता है तो 360 में जो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइड पता चल जाए कितने उस पॉलीगॉन में कितने साइड है, राइट। यहाँ पर ये चीज़ें को हम लोग क्या करना है, अब मान के तुम करोगे तो भैया अलग है, 4 गुना है तो सिंपल सा करो ना, इंटीरियर अपन एक्सटीरियर, काम खत्म। इंटीरियर 4 गुना है एक्सटीरियर का तो 4/1 कर दो, काम खत्म, बस यही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। देखो त्रिज्या है, ओके, त्रिज्या और ऊंचाई का जो रेडियस दिया है 3:4 दिया है। कितना दिया है, 3:4। चूंकि लंबवृत्तीय शंकु है तो इसका आयतन हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1/3 पाई r³ होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। ओके, तो पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो जब शंकु की त्रिज्या हम लोग इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 4x। हाँ, अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि 1/3 लिखते हैं, पाई की वैल्यू खुद कह रहा है कि 3.14 लिखना है, और r की वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सारी 1/3 पाई r² h होता है, यहाँ पर फार्मूला ना 1/3 पाई r² h होता है। ओके, अब देखो 3.1 r को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 9x² और 4x, और इसका कितना वैल्यू दिया है, 301.44 ये वैल्यू दिया है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कटम पीट करते हैं, हाँ, तभी तो काम बनेगा, वरना तो वैल्यू फंस जाएगी। ये देखते हैं कि क्या, अच्छा देखो 3 से यदि करते हैं तो 3 3 9, और यहाँ पर देखते हैं तो 4 3 12 से देखते हैं कटता है, 12 दूनी 24, 12 25 60, और 1 12 करने 12, 12 दूनी 24, 25.12, और 3.14 से देखते हैं तो 8 चौको 32, हाँ 8 बार में कट जाएगा, राइट। जब 8 बार में कट जाएगा, ये भी तो 3 4 खत्म हो गया, तो बचा क्या, x³ इक्वल टू बचा 8, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। और जब x की वैल्यू आ गई तो पूछ रहे शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या होगी 2 3 6 और हाइट होगी 2 चौको 8। मतलब इससे आसान क्या हो सकता है। ये मैंने फार्मूला बोला सही है 1/3 पाई r², बट लिखने में थोड़ा सा बस गलती हुआ है, बट वही चीज़ होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को उस दिमाग से कभी कभी दिमाग खेल जाता है, बोलते कुछ और लिख जाता है कुछ और। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक खिलौना जो है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला इसको हम लोग बनाते हैं, देखो एक अर्धगोला है और यह शंकु के आकार का खिलौना है, शंकु के आकार का खिलौना। ये दोनों की त्रिज्याएं हमारी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर दिया है। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई क्या पूछ रहा है। इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर है, मतलब हाफ, मतलब अर्धगोला का आयतन और जो है शंकु का आयतन
दोनों क्या है, इक्वल है। अब अर्धगोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग पहले यहाँ से जो खत्म हो रहा है इसको खत्म कर दे, 3 और पाई खत्म हो गया। अच्छा देख, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आर है वही यहाँ पर भी आर है, तो मतलब ये भी खत्म हो गया, एक आर यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर बचा क्या, 2 × 7 बचा, और यहाँ पर बचेगा हाइट, मतलब हाइट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, इससे आसान कोई तरीका हो सकता है? बताओ इतना कम टाइम में, इतना कम मतलब इतना बेस्ट तरीका से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ जिससे शायद आपको कन्फ्यूजन हो ही ना। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक और प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मैथ के बाहुबली बन जाएंगे। वास्तव में मैथ का बाहुबली बनना हो तो भैया मुझसे जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को जुड़े, तो कहने का शेयर करें। तो बस आज का यह जो 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है समाप्त होता है। मैं फिर से अगले दिन अगले टॉपिक में मैं आप लोगों के बेस्ट मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा।